Well, good morning, student. Welcome back in your geography class. And the chapter is agriculture, and it's a part 6 of this chapter. Let's see about this chapter. Students, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो हमने एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अब पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 60% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए। और सेकंड थिंग, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, लैंड हमारे पास लिमिटेड स्पेस में है, तो इस आधार पे हमें कुछ टेक्निकल या कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि जो मेजर टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं उनके बारे में हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया वो क्या था, आपकी जो लैंड फॉर्म है उसका कलेक्टिवाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्मॉल फार्म्स वुड बी गैदर्ड टुगेदर इनटू वन लार्ज फॉर्म। छोटे छोटे जो लैंड फॉर्म है, मीन्स आप कह सकते हो कि हमारे देश के अंदर राइट टू इनहेरिटेंस एक अधिकार होता है, जिसकी वजह से लैंड होल्डिंग जो है उसका साइज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है, आउटपुट जो है, हम कह सकते हैं वो बहुत कम हो चुकी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन छोटे छोटे जो लैंड फॉर्म्स थी उनको क्या किया, इकट्ठा कर दिया, ताकि एक बड़े लैंड फॉर्म्स को क्रिएट किया जा सके और आउटपुट अचीव की जा सके। फर्स्ट टाइम ये यूएसएसआर के अंदर किया गया था और इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान में किया गया। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग, जिसे हम नॉर्मली चकबंदी भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट पीस ऑफ लैंड है उनको इकट्ठा एक जगह पर मर्ज कर दिया जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास लैंड है, उसका कुछ पार्ट कहीं पर है और कुछ पार्ट किसी दूसरे प्लेस पर है, कुछ पार्ट किसी अदर प्लेस पे है। तो उन छोटे छोटे पार्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। तो इसके माध्यम से भी क्या होगा, एक स्मॉल लैंड, जो छोटे छोटे स्मॉल लैंड है वो एक बड़े लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आउटपुट अच्छी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नॉर्मली स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप के डेट लेने पड़ते हैं, या आप कह सकते हो ऋण लेने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, उसे सिचुएशन, उसके सामने सिचुएशन ये होती है कि उसे लैंडलॉर्ड या अदर पर्सन से आप कह सकते हो उस ऋण को लेना पड़ता है। अब लैंडलॉर्ड और जमींदार की बात करते हैं तो उनके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है, तो जिसकी वजह से जो हमारे फार्मर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग कोप अप नहीं कर पाते। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, डिफरेंट टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया, और इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से अब सस्ते दामों पर, या आप कह सकते हो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जो फार्मर्स है उनको आप कह सकते हो जो मनी है या पैसा है ऋण के रूप में मिल सकता है। नेक्स्ट, अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। स्टूडेंट आपको इसके बारे में 7th या 6th क्लास में भी पढ़ा है कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक एरिया होता है जिसके ऊपर, जो कि केवल एक सिंगल जमींदार के अंडर होती है, और बाकी जो व्यक्ति होते हैं वो एज ए टीनेंट के रूप में, या आप कह सकते हो एज ए लेबर के रूप में काम करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ने क्या किया, इस जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया और जो लैंड थी उसको इक्वल मैनर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द लैंडलेस पर्सन। अब राइट टू इनहेरिटेंस, ये आपको पहले ही पता है कि अगर हम बात करते हैं राइट टू इनहेरिटेंस, इसकी वजह से क्या होता है, जो लैंड है वो छोटी छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। अब छोटी छोटी यूनिट में कन्वर्ट होने का मतलब है कि इट रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। क्यों? क्योंकि लैंड होल्डिंग बड़ी स्मॉल है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारे इंडिया के अंदर हुआ था, उसके अंदर मेन फोकस जो किया गया वो इसी चीज के अंदर किया गया था। सो वेल स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं लॉ फॉर लैंड रिफॉर्म्स। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के जो लॉ थे वो लैंड रिफॉर्म्स के लिए डिफरेंट टाइप के जो लॉ थे वो बनाए। बट प्रॉब्लम उनमें क्या हुआ कि उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, उनकी वजह से कोई आउटपुट अचीव नहीं हो पाई। अब हम ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सबको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होती है। तो ड्यूरिंग 1960s एंड 70s के दौरान में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनको इंक्रीज करने के लिए, या आप कह सकते हो एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उसे अधिक बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन बनाई गई, जहां पर हम क्या कर रहे थे, जितने भी मॉडर्न इनपुट्स थे एग्रीकल्चर के अंदर उन सब का यूज करके अधिक से अधिक आउटपुट अचीव करने की बात करते हैं। तो इट वाज डन इन ड्यूरिंग द 1960 एंड 1970।
अगर मैं व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करता हूँ, ये जो रेवोल्यूशन है इट इज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्ट। जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको बढ़ाया जा सके, और ताकि जिसकी वजह से फार्मर जो है वो अदर इनकम भी अचीव कर सके। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, सो इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एंड इफ यू थिंक अबाउट द व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इट्स रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। तो ये इन दोनों के बारे में है। अब कुछ लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं, ताकि जो लैंड को जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जहां पर लैंड के अंदर रिफॉर्म करके अधिक से अधिक आउटपुट अचीव की जा सके। सो इट इज अ कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम एंड मैनी रिफॉर्म्स डन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड जो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो 1980 से 1990s के दौरान में बनाए गए थे। अब आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हो तो वो ड्यूरिंग 1960 टू 1970s था। बट इफ यू थिंक अबाउट द लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो दीज वर ड्यूरिंग द 1980s टू 1990s, जहां पर डिफरेंट टाइप के रिफॉर्म जो थे वो लैंड के अंदर कराए गए, ताकि जो अधिक से अधिक जो आउटपुट है उसे अचीव किया जा सके। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। तो अगर हम इस सेक्टर की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन एंड मेनली डायरी, जो डेयरी सेक्टर होता है उससे रिलेटेड होता है। एंड इसके अंदर क्या हुआ, इट इंट्रोड्यूस कोऑपरेटिव अप्रोच इन द हार्नेसिंग मिल्क एनिमल हस्बेंड्री। इट मीन्स इसमें क्या हुआ कि जो एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क प्रोवाइड किया जाता है उसको बढ़ावा देने की बात की गई। मीन्स उसकी जो ब्रीड थी उसके अंदर सुधार करने की बात की गई, ऐसा कुछ इनके अंदर किया गया। इसके अंदर सेकंड जो थिंग थी, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो क्या क्या इसके अंदर जो मिडल मैन थे उन सबको इलेमिनेट किया गया। अब मिडल मैन का मतलब क्या होता था, मीन्स फार्मर्स या कह सकते हो जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते थे वो व्यक्ति, और जो मेन कंपनी है या मेन अगर जो हम बात करते हैं जो व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में जो आप कह सकते हो मिल्क मैन जैसा मिडल मैन हुआ करता था, जो कि हमेशा फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया करता था, या फार्मर्स के पास उसकी प्रॉपर आउटपुट नहीं पहुंच पाती थी या प्रॉफिट नहीं पहुंच पाता था, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो इस माध्यम से, मीन्स इस व्हाइट रेवोल्यूशन के माध्यम से, ये मिडल मैन जो प्रोसेस है वो खत्म हो गई। इट मीन्स मार्केट सप्लाई चेन एंड इनहेंस द मिल्क प्रोडक्शन एज वेल एज प्रॉफिट टू द फार्मर्स। अब यहाँ पर हमें मिल्क प्रोडक्शन तो इंक्रीज करनी ही करनी है, इससे फार्मर का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है मिडल मैन के इलेमिनेट होने की वजह से। और इस चीज को अगर हम बात करते हैं, इसे ऑपरेशन फ्लड का नाम भी दिया गया, क्योंकि मिल्क जो प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज किया गया, तो इसी वजह से इसको ऑपरेशन फ्लड का नाम भी दिया गया था। सो वेल स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम लैंड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम हमने पीछे डिस्कस किया है जो कि 1980s एंड 1990s के दौरान में स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर नॉर्मली हम इसके बारे में बात करते हैं तो इट इज अ कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम। मीन्स इसके अंदर कोई एक छोटा सा की बात नहीं है कि भाई हम एक या दो रिफॉर्म की बात करेंगे, एक बहुत विस्तृत या कह सकते हो कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम है, जहां पर डिफरेंट टाइप के जो रिफॉर्म्स है वो किए गए हैं, और जो ये इम्प्लीमेंट किया गया था इट वॉज डन ड्यूरिंग 1980s टू 1990s। इसके अंदर जो अदर जो थिंग्स थी वो किया गया कि प्रोविजन ऑफ द फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस। अब जो फार्मर्स हैं उनको क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया गया। ड्यू टू ड्रोट, ड्यू टू फ्लड, साइक्लोन, या आप कह सकते हो ड्यू टू फायर, इसकी वजह से क्रॉप जो थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, जिसकी वजह से फार्मर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो क्रॉप इंश्योरेंस के माध्यम से फार्मर जो है इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर वो अपनी आप कह सकते हो कंपनसेशन अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो था वो KCC, इट मीन्स किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रोवाइड की गई, जिसके अंदर किसान को इजी एंड चीप लोन्स जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। और ये जो डन किया गया है वो खासकर स्मॉल फार्मर्स के लिए किया गया था। नेक्स्ट वन है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, और ये जो है ये उन व्यक्तियों को मिलती है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, और ये स्पेशली फार्मर्स के लिए किया जाता है, क्योंकि जो फार्मर्स है वो हमेशा एग्रीकल्चर के दौरान में या फार्मिंग के दौरान में किसी न किसी प्रकार के एक्सीडेंट को फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो प्रोवाइड की गई है फार्मर्स को। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्पेशल वेदर बुलेटिन्स भी प्रोवाइड किए हैं, जहां पर इन बुलेटिन के माध्यम से, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से आप कह सकते हो फार्मर्स को अवेयर कराया जाता है
कि इस वक्त किस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, जो मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर आ रही है, मीन्स किस प्रकार की डिसीज फैल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में और उनकी रोकथाम के लिए हमें उनको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिफरेंट टाइप के जो स्पेशल वेदर बुलेटिन जो है उनका निर्माण किया गया और जो कि रेडियो और टेलीविजन पर अवेलेबल कराए गए ताकि फार्मर्स को अवेयर किया जा सके। एमएसपी दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एमएसपी की अगर हम बात करते हैं, इट इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये हमेशा कब होता है? बिफोर द बाइंग ऑफ द क्रॉप्स। हमेशा क्रॉप खरीदने से पहले ही गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स एमएसपी को अनाउंस कर देती है, जिसके माध्यम से एक फार्मर को ये पता चल जाता है कि उसकी जो क्रॉप है उसकी क्रॉप का क्या मूल्य है। ठीक है, अब इसकी वजह से इसका बेनिफिट जो होता है वो फार्मर को बेनिफिट होता है कि इसकी वजह से जो मिडल मैन उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो उससे बच जाते हैं। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से फार्मर्स को बेनिफिट अचीव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर, अब ये थोड़ा सा हम देखते हैं जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। इसका कारण क्या है? नियर अबाउट 60% जो पॉपुलेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है। सेकंड थिंग अगर हम बात करते हैं, शुरुआत में जब ह्यूमन सेटलमेंट एक तरीके से सेटल टाइप बितानी शुरू की थी, तो सबसे पहले जो प्राइमरी लाइवलीहुड इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो आपकी एग्रीकल्चर ही थी। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये एक बैकबोन का काम करती है, और उसका सबसे मेन कारण है कि इसका जो शेयर जीडीपी के अंदर है वो अच्छा खासा रहा है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो 52% नियर अबाउट 52% पॉपुलेशन जो है वो इसके अंदर इंगेज्ड है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर फेस हो रही है कि ड्यूरिंग द शेयर फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड इसका जो शेयर जीडीपी में है वो लगातार धीरे धीरे घटता जा रहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसके अंदर इसका शेयर धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 52% पॉपुलेशन, इट मीन्स 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर काम कर रही है, पर इसका जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट मीन्स जीडीपी के अंदर जो इसका शेयर है वो बहुत ही कम है। इट मीन्स हमारे ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी ड्रॉबैक है इसकी। Now, students, let's think about some efforts done by our government to modernize agriculture. तो हम कुछ efforts को देख लेते हैं। इनमें से सबसे पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ICAR, इट मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इस्टेब्लिश की, जहां पर जो फार्मर्स है वो विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उन सब चीजों के बारे में आप कह सकते हो रिफॉर्म कराने की बात की जाती है। डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के अब जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं वो क्रिएट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर के अंदर सुधार किया जा हो रहा है। वेटनरी सर्विसेज और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स जो ब्रीडिंग है उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, या आप कह सकते हो डिफरेंट टाइप की जो वेटनरी सर्विसेज है वो इनके माध्यम से प्रोवाइड की गई है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, अब हॉर्टिकल्चर का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट मीन्स द एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो उसको भी डेवलप किया गया है ताकि फार्मर जो है वो अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सके। विभिन्न प्रकार के रिसर्च और डेवलपमेंट की गई इन द फील्ड ऑफ द मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको इसके बारे में मीन्स वेदर की आगे जो जानकारी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। बट स्टूडेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो ये है कि जो जीडीपी के अंदर ग्रोथ रेट है इसकी मीन्स एग्रीकल्चर की वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही है अदर सेक्टर्स के अपेक्षा। अब आपके सामने मैं एक टेबल पेश करता हूँ जहाँ पर हमें तीनों सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, और मैं तीनों सेक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ उन तीनों सेक्टर्स में देख लीजिए कि जो ग्रोथ रेट है वो किस प्रकार से बन रही है। तो अगर मैं तीनों सेक्टर्स की बात करता हूँ तो तीनों सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर की जो मैं ग्रोथ रेट की बात करता हूँ वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। एग्रीकल्चर का जो शेयर जीडीपी के अंदर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है अदर सेक्टर्स की अपेक्षा। तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, या आप कह सकते हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है। कारण क्या है? क्योंकि आप सबको पता है कि नियर अबाउट 52% पॉपुलेशन, इट मीन्स हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज्ड है, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो एग्रीकल्चर में काम करता है। इट मीन्स अगर जीडीपी के अंदर अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन की जो आउटपुट है वो वेस्ट हो रही है। तो इसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन सेक्टर है
या आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक वेस्ट एरिया की तरफ, या आप कह सकते हो उसकी वेस्टेज हो रही है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न का विषय है, या आप कह सकते हो चिंता का विषय बना हुआ है। Now, student, let's think about the challenges which are faced by many of the farmers in India. सबसे पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। शुरुआती दौर में क्या होता था कि मैक्सिमम जो आप कह सकते हो रिच पीपल थे वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, बट क्योंकि प्रॉफिट उससे कम होता है तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अब वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम होकर अदर सेक्टर में बढ़ चुकी है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से भी फार्मर्स को आप कह सकते हो पैसे संबंधी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन, डिक्रीज इन सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब पहले फर्टिलाइजर्स या अदर जो इनपुट हुआ करते थे उनके ऊपर सब्सिडी अचीव होती थी फार्मर्स को, जिसकी वजह से सब्सिडी अधिक होने की वजह से उनको बेनिफिट क्या होता था कि उनको प्रॉफिट अधिक मिलता था। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो फर्टिलाइजर या आप कह सकते हो अदर आउटपुट जो है उनके अंदर से अब सब्सिडी घट चुकी है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, जो कि फार्मर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटीज रिड्यूस होती जा रही है, मीन्स जो भी फसल या जो भी प्रोडक्ट हमारे अदर कंट्री से हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से एक टफ कंपटीशन हमारे इंडियन फार्मर्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वन क्या है, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट शिफ्टिंग इन अदर सेक्टर। इट मीन्स क्या हुआ कि मैक्सिमम पीपल अब क्या कर रहे हैं, अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ते जा रहे हैं और उसकी जगह वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं, अब जिसकी वजह से भी बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती जा रही है। नेक्स्ट अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है प्राइमरी सेक्टर इट मीन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम जो है हमारे फार्मर्स फेस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की एग्रीकल्चर के अंदर। अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर जो अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, या कोई नया फिनोमिना नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। फ्रॉम द कोलोनियल टाइम्स मीन्स जब से हमारे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट या आप कह सकते हो यूरोपियन गवर्नमेंट का अधिकार था, तब से एक कोलोनियल आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे इंडिया के अंदर चलता आ रहा है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हमारे इंडिया के अंदर से स्पाइसेज जो थे या अदर जो फैक्ट थे, अदर जो चीजें थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं हमारे जो फार्मर्स थे साउथ इंडिया के, वो हमेशा स्पाइसेस इसी वजह से ग्रो क्या करते थे क्योंकि सिल्क रूट के माध्यम से दूसरे देश में मीन्स आसपास के जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज थी वहां पर इन स्पाइसेस को की बड़ी डिमांड थी और इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। अब मेन एक्सपोर्ट आइटम जो था हमारा वो स्पाइसेस थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पर सब्सिडी ज्यादा मिलती है हमारे इंडियन फार्मर की अपेक्षा, अब जिसकी वजह से उनकी जो आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती है, बट हमारे इंडियन फार्मर को ऐसा नहीं मिल पाता। यही कारण है कि हमारे इंडियन फार्मर जो होते हैं दे वर अनएबल या दे आर अनएबल टू कम्पीट विद अदर पीपल ऑफ द कंट्री। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की इंपैक्ट की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ड्यूरिंग 1960 और 70 के दौरान में ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस किया गया, जहां पर मेन उद्देश्य दिया गया कि इसके माध्यम से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सके ताकि फार्मर जो है अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सके। बट अगर हम बात करते हैं इस ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट जो था वो केवल लिमिटेड था। अब लिमिटेड क्या हुआ, वो फ्यू एरियाज तक लिमिटेड था। सेकंड, केवल 1 या 2 क्रॉप तक ही सीमित रह गया। नॉर्मली इसका बेनिफिट केवल हरियाणा, पंजाब या वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश यहां तक सीमित था, बाकी जो बचा हुआ इंडिया का पार्ट है वो इससे अछूता रहा। नेक्स्ट वन, केवल व्हीट और राइस की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर इसको यूज किया गया, रेस्ट ऑफ द क्रॉप जो थी वो इससे अछूती थी। तो ये जो चीज थी वो भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लैंड फर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं, अब हम अधिक से अधिक आउटपुट अचीव करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इन सब का यूज करते जा रहे हैं, एंड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ इट हमारी लैंड फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, जो कि आने वाले टाइम में मीन्स आप कह सकते हो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो क्वेश्चन मार्क बन सकता है हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कि आगे वो सर्वाइव कैसे करें। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका जीन रेवोल्यूशन। ये आपका बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
अगर हम नॉर्मली बात करते हैं इसके अंदर, तो इन द टूडेज वर्ल्ड जीन रेवोल्यूशन इज द की वर्ल्ड फॉर रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज का। सबसे पहले हमने क्या किया, एग्रीकल्चर के फील्ड में न्यू टेक्नोलॉजी जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए। अब जो कि जिसका मेन बेस होता था जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट मीन्स विच प्रोवाइड हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ द सीड्स, जिसके माध्यम से हम पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या आप कह सकते हो एचवाईवी सीड्स को छोड़कर हम आप कह सकते हो नॉर्मल मेथड से, हम जो नॉर्मल मेथड है उनके माध्यम से जो है वो जो एग्रीकल्चर है वो करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। इट मीन्स हम यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल जो प्रोडक्ट है उनका यूज ना करके केवल ऑर्गेनिक मेथड से ही फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, इसका उसको बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे सामने फेस हो रही थी कि फ्यूचर जनरेशन का सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ रहा था। लगातार हम केमिकल्स का यूज करते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से फर्टिलिटी डाउन होती जा रही है, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर फ्यूचर जनरेशन में पॉसिबल नहीं हो पाती। तो यही कारण है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न उसके अंदर भी चेंज किया जा रहा है, मीन्स हम सीरियल क्रॉप्स को छोड़कर हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है, ठीक है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं और उनको अधिक आप कह सकते हो बढ़ावा देते हैं। और अगर मैं हाई वैल्यू क्रॉप्स की बात करता हूं, हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप की मीन्स अ वाइड रेंज ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक सिचुएशन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब क्या कर रहे हैं, फ्रूट, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स, आप जटोरपा एंड जोजोबा, ठीक है, इन सब की को यूज कर रहे हैं, ना कि हम जो राइस या अदर जो थिंग्स है उन सब की अपेक्षा, क्योंकि इनके अंदर लेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं राइस और शुगर केन की बात करता हूं तो दे रिक्वायर्ड मोर इरिगेशन, बट अगर मैं इन फसल्स की बात करता हूं तो इनके अंदर, इन क्रॉप्स के अंदर जो है इनको लेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों के माध्यम से ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसका सर्वाइवल जो है उसको किसी भी प्रकार का खतरा फेस ना करना पड़े। So student, I hope the concept is clear to all of you and the chapter is over. Now I will see you in the next video. Thank you. Have a nice day.